हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 9th का एनसीईआरटी का साइंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। ये फिफ्थ चैप्टर में सेल्स डिस्कस करना है। उसके बाद 6th चैप्टर उसमें टिश्यू डिस्कस करना है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। ऑलरेडी जो 4 चैप्टर हमने डिस्कस किया वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप ज़रूर देख चुके होइएगा, नहीं देखे होइएगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जिसमें आपको चारों चैप्टर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 5th चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास एनसीईआरटी साइंस का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी की बात करते हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे, हमारा पूरा बॉडी है बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, सबका अपना अपना काम है। इतना तो क्लियर है ना। और ऑर्गन सब, अब क्वेश्चन उठता है ऑर्गन बना कैसे। जैसे नाक का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, सब कुछ का अलग अलग काम है। उसके बाद ये बना कैसे, एकाएक हमारे शरीर में थोड़ी आ गया होगा। तो ऑर्गन जो होता है टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। यानी हमारा जो भी चाहे प्लांट हो स्पेसीज हो या एनिमल स्पेसीज हो, कुछ भी हो, सब बेसिक किस चीज़ से बने? सेल से बने। यानी सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाए तो क्या है? सेल्स है, यानी कोशिका है। तो चलिए पहले 3-4 लोग के बारे में जान लेते हैं, जिस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक है, उसके बाद लुवेन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजी, सिजदन और सिचवन, उसके अलावा बिरचो। ये 4-5 लोग हैं, इनके बारे में डिस्कस करते। सबसे पहले बात कर लेते रॉबर्ट हुक। इसने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर, आप अगर पूछा जाएगा सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। किस चीज़ से किया? एक प्लांट है, कॉर्क ट्री का नाम है, उसके छिलके से, ध्यान देना कॉर्क ट्री का छिलका है, उसको अपने एक माइक्रोस्कोप से देखा। तो बोला जो छिलका है ना, बहुत सारे, जैसे आप देखो ये हनी कॉम्ब क्या होता है? ये होता है कि जब मधुमक्खी का जो छत्ता बनाती है, मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है, वो आपको इसी तरह का दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे घर टाइप का आपको दिखेगा, कंपार्टमेंट टाइप का दिखेगा। तो बोला, इसने सोचा कि ये एक लिटिल रूम जो है ना, वो एक सेल के बराबर है। यानी जो ये बॉक्सेस है, बहुत सारे बॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ये एक बॉक्स एक सेल्स के बराबर है। तो आप किस प्लांट में देखा, ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्क प्लांट। और सेल्स को सबसे पहले उसने क्या बोला? सेल वर्ड है, जो एक सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। एक माइक्रोस्कोप जिसने बनाया था उसी से देखा। तो सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट बार देखो, इसने देखा था एक कॉर्क प्लांट के छिलके में देखा था। उसके बाद एक लुवेन हुक, इसने लगभग उससे 9 साल बाद के करते फ्री लिविंग सेल देखा। मतलब एक ऐसा सेल जो अकेले रहता है, फ्रीली मूव करता है। और वो कहाँ पे मिला? पॉन्ड वाटर में मिला। इससे ये भी पता चल जाता है ना कि कोई कोई बहुत सारे स्पेसीज ऐसे भी है जिसमें एक ही सेल होता है, तभी तो अकेले रह रहे थे। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोज किया? न्यूक्लियस की खोज किया। अब सेल क्या है? मान लो सेल है, सेल का सारा इन्फॉर्मेशन पूरे से, जैसे सारा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना, जिस पॉइंट पे सारा इन्फॉर्मेशन होगा, इसका हेरिडिटरी कैरेक्टर होगा, जो सब कुछ स्टोर कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके बाद पुरकेंजी ने क्या की? इसने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, पूरा भी आपको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये सेल्स मान लिया, सेल के बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे भी कुछ लिक्विड वाला पार्ट होगा, जेली टाइप का, और यहाँ पे जेली। तो ये वाला ध्यान देना, ये लिक्विड पार्ट और ये लिक्विड पार्ट, इस लिक्विड पार्ट को ऐसे अकेले में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये दोनों को मिला के क्या बोला जाने लगा? प्रोटोप्लाज्म। ये अंदर इसको क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट पूरे सेल्स के अंदर, चाहे न्यूक्लियस के अंदर हो या न्यूक्लियस के बाहर हो, ये जो भी जेली टाइप का लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसकी खोज की पुरकेंजी ने।
सिजदन और सिचवन, इसने क्या खोज की, इसने एक सेल थ्योरी बनाया। सेल थ्योरी क्या बोलता है, सेल थ्योरी 2 पॉइंट बोलता है। एक पॉइंट क्या बोलता है कि सारे एनिमल और सारा प्लांट जो उसका फंडामेंटल यूनिट है वो सेल ही है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, लेकिन सबसे बेसिक चीज सेल ही है। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और विर्चो क्या बोला, विर्चो वो बात बोलता था, ये भी एक सेल थ्योरी दिया, इस सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया। इसने बस ये बोला कि जो नया सेल बनता है ना, वो पुराने सेल को ही तोड़ ताड़ के बनता है, पुराने सेल को ही मान लो 2 पार्ट में तोड़ के नया बना। यानी नया सेल कोई ऐसा जन्म नहीं लेता है, पुराने सेल में से ही कुछ बन के नया सेल बनता है। तो ये 4-5 नाम याद रख लो। मैं एक बार याद करता हूँ। हुक, सबसे पहले हुक कॉर्क ट्री में उसने सेल्स की खोज की। लेवनहॉक पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स की बात की। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की बात की। पुरकेंजी किसकी बात की, प्रोटोप्लाज्म की, पी से पी याद कर सकते हो। सिजदन और सिचवन किस चीज़ की बात की, सेल थ्योरी की बात की। विर्चो किस चीज़ की बात की, इसने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया और बोला कि नया सेल है ना, पुराने सेल से ही बनते हैं। अब सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म देखते हो वो सब एक कई सेल से बना। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही सेल से बना, कुछ ऐसे होते हैं जो हजारों सेल से बना हो। जैसे इंसान की बात करें तो बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाए हैं। एक टिश्यू मिलके क्या बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना है, ऑर्गन बनाए हैं। और सारे ऑर्गन को इकट्ठा करके सबको जोड़ जाड़ दिया गया है, तो उसे ऑर्गन सिस्टम बना है। तभी तो हमारा शरीर में हर बॉडी पार्ट्स का अपना अलग अलग काम है, यानी हर ऑर्गन का अपना अलग अलग काम है। तो यूनिसेलुलर का मतलब है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल हो। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर के क्या है, एमीबा, उसके बाद है पैरामीशियम, क्लैडिमोनस और बैक्टीरिया। ये सब यूनिसेलुलर यानी सिर्फ एक सेल है। एक सेल है तो चाहे सांस लेना हो या शरीर से कुछ बाहर निकालना हो, खाना खाना हो, सबका सब वो एक ही सेल से करेंगे। हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है ना, अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग काम है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें कई सारे सेल होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगाई, ये सब क्या है, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए, ये देखो सारे मल्टीपल जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल एक सेल था, वो टूट के 2 सेल बन गया, 2 टूट के 4 बन गया, 4 सेल टूट के 8 बन गया, तो मल्टी सेलुलर हो गया ना। तो सिंगल, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में आपने डिफरेंस समझ गया। सेल डिवाइड कर करके बनाता है, 1 से 2, 2 से 4 बनता है। ये कुछ उदाहरण दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और सबका अपना अपना काम होता है, जैसे फैट सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल, स्मूथ मसल सेल, ओवम, स्पर्म, बोन सेल, ये अलग अलग प्रकार के सेल है, सबका अपना अपना काम है। ठीक है, अब देखो सेल्स का जो शेप होता है, सेल्स का शेप या सेल्स का जो, जैसे मान लो सेल्स का कोई शेप, इसका शेप देखो कुछ अलग है, इसका अलग है। तो सेल का शेप और उसका साइज डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है वो और उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे अमीबा का शेप हमेशा बदलता रहता है ज़रूरत के हिसाब से। बट जैसे इंसान का ये सब सेल देखो, फैट सेल का यही शेप रहेगा हमेशा, बोन सेल का यही शेप रहेगा, ओवम का यही शेप होगा। तो इंसान में जो भी सेल्स है ना, उसका शेप फिक्स होता है, मोर और लेस फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया कि कोई यूनिसेलुलर है तो उसको सारा काम उसी पर्टिकुलर सेल से करेगा। लेकिन कोई अगर मल्टी सेलुलर है तो अलग अलग सेल का अलग अलग काम होगा। जैसे स्टोमक, देखो बहुत सारे यहाँ पे, अब देखो इस पर्टिकुलर सब सेल का अलग अलग काम है ना, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में सेल्स का काम डिवाइड कर दिया गया है। तो इसी को तो डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है कि काम डिवाइड कर दो, किसको कौन करना है। जैसे ब्लड किस ऑर्गन के द्वारा पंप किया जाता है, हार्ट के द्वारा। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कि इवन डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे भी देखा जाता है, एक सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि कुछ ऐसा काम होगा कि 2 अलग अलग काम अलग अलग टाइम में, या कुछ भी हो सकता है। चलिए अब समझिए, व्हाट इज ए सेल मेड ऑफ, मतलब सेल किस चीज का बना है
और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल्स का, या सेल्स या बस एक गोल चीज़ है, या सेल के अंदर कुछ भी है। तो सेल के अंदर कुछ भी मिलता है ना, उसको सेल ऑर्गेनलेस बोलते हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट को यही बोलेंगे। मेन कंपोनेंट सेल का कौन कौन है, जैसे अधिकतर सेल में मेन 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ध्यान से समझना, इसके अंदर और चीज़ हम समझेंगे। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। यहीं पे पहले आप समझ लो आसानी से, ठीक है। देखो, ये अगर कोई सेल है, ठीक है, सेल है, तो सेल के सबसे आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल मतलब एक दीवार, लेकिन ये दीवार सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा प्लांट में, एनिमल में दीवार नहीं मिलेगा। तो अब ये दीवार मान लो किसी में है किसी में नहीं है, तो इसके जस्ट नीचे जो वाला जो लेयर होता है, जस्ट नीचे वाला लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर, इतना याद रख लिया। उसके बाद ये बीच में बिल्कुल चीज जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन, समझ लो ना, एटम का भी, एटम में न्यूक्लियस नहीं होता जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो बीच में सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे सेव होगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म मैंने आप लोग क्या बताया, साइटोप्लाज्म मैंने आप लोग को क्या बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी यहाँ पे जेल पार्ट होता है, जेली यहाँ पे लिक्विड वाला पार्ट होता है, ताकि बाकी जो ऑर्गेनलेज है यहीं पे घूमते रहे, इसी में घूमते रहे। तो इस लिक्विड वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, एक सेल का मैंने यहाँ पे देखा है। साइटोप्लाज्म में लिक्विड वाला पार्ट है, ये अभी नहीं समझिए, मैं सबको समझाऊंगा। इसको मैं बोला सबसे बाहरी पार्ट को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और ये वाला पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियस। देखो, मेम्ब्रेन का मतलब हमेशा समझ लो भित्ति, दीवार, ठीक है ना। तो यानी अगर कोई न्यूक्लियस का भी दीवार है, ये न्यूक्लियस का दीवार है ना, तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये सब एक एक चीज हम आपको डिस्कस करेंगे कि ये लाइसोसोम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब पे डिस्कस करेंगे। सेंट्रोसोम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हम इसको तो बिल्कुल बता चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये सबसे आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट किस में, प्लांट को छोड़ के, एनिमल वाला में सबसे बाहरी दीवार है। प्लांट वाले में तो सबसे बाहरी दीवार क्या है, सेल वॉल है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्लियर, ये सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है। सिंपल, मैंने बता दिया कि ये अगर दीवार है तो ये क्या होगा, ये इधर इन्वायरमेंट है, ये सेल है। सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अलग अलग करता है। इसके पास अंदर में आपको लिपिड भी मिल जाएगा, फैट मिलेगा और प्रोटीन भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है कि कुछ चीज़ों को तो अंदर जाने देता है, सब चीज़ को अंदर जाने नहीं देता है, और कुछ चीज़ों को ये अंदर से बाहर आने देता है। समझ में आए, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को अंदर से बाहर जाना है। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे इसमें जो छेद होगा बहुत छोटा होगा, तो हो सकता है पानी चले जाए, पानी आर पार चले जाए, और कोई हो सकता है धूल करना जाए, ऐसा भी तो होता है ना। जैसे बहुत सारे छन्नी समझ लो ना इसको, कि चाय की पत्ती जो है ना अंदर बाहर नहीं जा रही, बस चाय अंदर बाहर चला जा रहा है। सिंपल इसको वैसे समझ लो कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अंदर बाहर जाने देता है, बाकी चीज़ को बोलता है भाई बाहर जा। क्लियर ना, बहुत अच्छे से समझना, आपको एक एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट से समझना है। मैंने अभी तक क्या बोला, साइटोप्लाज्म बता दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बता दिया, अभी समझाना है, बट अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ गए। अब 2 वर्ड अच्छे से समझो, ये 2 वर्ड है, खतरनाक है, हमेशा से लगता है सेम है, बट ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। एक चीज़ पहले समझो, डिफ्यूजन का ही पार्ट है ऑस्मोसिस। क्या मैंने बोला, डिवीजन का ही पार्ट है ऑस्मोसिस, सॉरी डिफ्यूजन का ही पार्ट है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन कहाँ क्या है, क्या मतलब है, सिंपल है, आपने शरबत घोला, नीचे अभी तक
ग्लास में आप पहले चीनी रखो, ऊपर से पानी रखो, ज़मीन पे ग्लास के सतह पे अभी चीनी ज़्यादा है, यानी उस पर्टिकुलर जगह पे मिठास बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चीनी का ज़्यादा होगा, तो होगा क्या, ये चीनी अपने आप नीचे से ऊपर जाएगा। ये आपको अच्छे से कब दिखेगा पता है, आप कभी भी जो ऐड होता है डिस्प्रीन वगैरह का ऐड देखो, ऐसे टेबलेट का जो सर दर्द वाला जो टेबलेट होता है उसको ज़मीन पे रखते तो सीधे घूल के ऊपर आ जाता है। ये देखो, ये वाला देखो, इसका मतलब जहाँ पे टेबलेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, टेबलेट उस साइड जाना चाहता है जिधर पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन किस में मदद करता है, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब मैंने बोला ना कि सेल, या ये सेल है, सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो सकता है ये ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दे, मान लेते हैं इतना हो सकता है ना, यानी CO2 को सेल्स के बाहर निकाले, ऑक्सीजन को सेल के अंदर ले, तो डिफ्यूजन ही होगा ना। अब ऑस्मोसिस क्या करता है, ऑस्मोसिस इसी में देखो, डिफ्यूजन क्या कर रहा था, अब हवा को अंदर बाहर कर रहा था, अब ऑस्मोसिस कुछ नहीं करेगा, पानी को अंदर बाहर करेगा। अगर बाहर में कॉन्सेंट्रेशन, बाहर के पानी को अंदर लाएगा, अंदर के बाहर को बाहर लाएगा। ये नीचे कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट नीचे समझ रहे हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नीचे का कॉन्सेप्ट है, एक नीचे एक टॉपिक है उसमें देखेंगे। The spontaneous movement of water molecule from a region of its higher concentration to the region, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है उससे किधर जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ, और किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों, हर तरफ से जा नहीं सकता भाई, सिंपल समझो ना, चाय छन्ना वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये तीनों अच्छे से समझो, ये आपको बहुत कंफ्यूज करवाएगा। एक केस में जो सेल है ना वो फूलेगा, सेल मान लो ऐसे है तो सील फूल के ऐसे हो जाएगा। दूसरे केस में सेल अगर ऐसे है ना तो सेल ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मान लो इस केस में ये आपने किशमिश से क्या बना दिया, किशमिश से अंगूर बना दिया, फूल गया। इस केस में उल्टा हो गया, उल्टा। इस केस में कुछ नहीं ऐसा हुआ। अब हुआ क्या है समझो, समझो। मान लो तो कोई चीज़ है यहाँ पे ऐसे है, अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, हो सकता है पानी में जो लिक्विड मिला होगा ना वो इधर कम होगा, और यहाँ पे पानी में जो लिक्विड है ना वो ज़्यादा है, यानी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मैंने वो क्वेश्चन बताया ना शरबत वाला, कि जहाँ चीनी का पोर्शन है, पानी किस तरफ जाएगा, पानी चीनी की तरफ जाएगा। पानी किधर जाएगा, पानी चीनी की तरफ जाएगा, कि उसको चीनी में मिलना है, तो ये पानी अंदर के तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर पानी का मात्रा ज़्यादा है, बाहर पानी का मात्रा ज़्यादा है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बाहर के तरफ ही, बाहर के तरफ जो है ना, अंदर की तरफ पानी ज़्यादा है, बाहर की तरफ चीनी ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से कोई अंदर चीज़ निकलेगा तो फूला हुआ है तो सिकुड़ नहीं जाएगा, तो इसे श्रिंक कर जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल फूल जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर का पानी अंदर जाता है, बाहर का पानी अंदर जाएगा तो सेल जो सिकुड़ा हुआ उसको फुला देगा। और बट हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल अपना पानी खो देता है, इसलिए सेल सिकुड़ जाता है। ठीक है ना, याद रख सकते हो ना। ये एक एक्टिविटी दिया था आपके बुक में, क्लास 9th के बुक में, इसलिए मैंने लिख दिया। देखो पहले आपको क्या करना है, एग रखा है, अंडा रखा है, अंडा का छिलका पहले है, ठीक है ना। पहले उसमें आप HCl डालो, मतलब पहले अंडा को उबालने के बाद, क्योंकि अंदर आपको वाइट कलर बन जाना चाहिए। तो जैसे ही HCl डाला तो उसका सेल, आखिरी जो खोपरैया है वो डिसअपीयर हो गया। अब एग को जैसे ही वाटर में रखोगे ना, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लिक्विड वाला ज़्यादा है ना अंदर, वो वाला पार्ट, जेली वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर का पानी अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा। बट अगर ये वाटर छोड़ के आप सॉल्ट वाटर रखें, तो अब क्या हुआ, अब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, बाहर का ज़्यादा, तो अंडा के अंदर का चीज़ बाहर निकलने का कोशिश करेगा, जिससे अंडा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। अब ऑस्मोसिस के कुछ
कॉन्सेप्ट एक बार बीपीएससी में पूछा था कि वाटर का जो प्लांट रूट होता है वो प्लांट रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वाटर को कैसे ऑर्गेनिज्म ये भी वाटर को कैसे गेन करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस का हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है, तो मैंने बता ही दिया था, लिपिड और सेल प्रोटीन से। आप समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सेल क्या करता है, इनगल्फ होता है, इनगल्फ फूड को और अदर मटेरियल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले लेता है, और जिस प्रोसेस को लेता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये अमीबा में ऐसा होता है। देखो अगर किसी का आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लैक्सिबल होता है अमीबा का, हम बता दिए फ्लैक्सिबल होता है, जिसके कारण क्या होता है, बाहर के इन्वायरमेंट से जो कुछ कुछ मटेरियल और वाटर फूड मटेरियल ये सेल के अंदर चला जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस किस में होता है, अमीबा में होता है। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इतना क्लियर है। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी तो बस हम ये पार्ट डिस्कस किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना न्यूक्लियस डिस्कस किया ना साइटोप्लाज्म डिस्कस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक चीज़ है, सेल वॉल है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, जीन और क्रोमैटिन मटेरियल डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद हम साइटोप्लाज्म, और उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर का चीज़ डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, समझिए। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, देखो सेल का सबसे बाहरी दीवार उसी को सेल वॉल बोलते हैं। ये प्लांट में होता है, तो प्लांट को ये क्या करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं, ठीक है। अब समझते हैं, इट इज रिजिड आउटर कवरिंग विच लाइज आउटसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है। और ये प्लांट में किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और प्लांट में क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा था एंडोसाइटोसिस। इसका मतलब ये हम देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लैक्सिबल होता है, इसका मतलब बाहर से चीज़ अंदर जाता है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि इसमें सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सेल वॉल श्रिंक करता है, जिससे अंदर का चीज़ बाहर आता है। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और सेल वॉल किस किस चीज़ में होता है, प्लांट में होता है, सेलुलोज का बना होता है, फंगी में होता है और बैक्टीरिया में होता है, ठीक है ना। और स्वेल थ्रू ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस के थ्रू देखो ये जो निकला उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। स्वेल भी करता है यानी फूल भी जाता है, बट ये फटता नहीं। क्यों, क्योंकि भाई सेल वॉल में स्ट्रेंथ होता है ना, इसलिए फटता नहीं है। अब समझते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, बिल्कुल ये जो अंदर का चीज होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो चीज़ होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। देखो ये डार्क कलर स्पेरिकल या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल सेल के सेंटर में होता है। सेल के इसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, सारे सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस बोलता है। और मैंने बोला था ना, किसी चीज़ की भी जो उसकी दीवार होगी, न्यूक्लियस के जो दीवार होगी उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, सिंपल बोलते हैं। ये डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सिंपल है, कोई दीवार है तो उसके अंदर पोर्स भी होगा जिससे सामान अंदर बाहर होता रहता है। और क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर कौन चीज़ है, यह है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से सामान अंदर बाहर होता है ना, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। तो यही बात वहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड टू इट्स आउटसाइड साइटोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म के से सामान को अंदर भी ले जाता है और बाहर भी ले जाता है। क्लियर। और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, इसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल यही करता है। क्लियर।
न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल एक से ज़्यादा सेल में जो कन्वर्ट होते हैं, इसमें भी जो सेंट्रल रोल होता है वो न्यूक्लियस का होता है। अब देखो, न्यूक्लियस सिर्फ क्या आपसे पूछा जाए, क्या सिर्फ न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो नया सेल बनेगा, एक सेल से दो सेल टूट के जो बनेगा, नया सेल का जो शेप साइज क्या कैसा शेप बनेगा, मैच्योरिटी पे कैसा शेप आएगा, क्या ये सिर्फ न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है? नहीं, एनवायरनमेंट भी डिटरमाइन करता है। डायरेक्ट द केमिकल एक्टिविटीज, सेल में क्या केमिकल एक्टिविटीज होगी उसको भी डायरेक्ट करता है। ठीक है ना, कि सेल कैसे डेवलप हो, मतलब जो नया सेल बना वो कैसे डेवलप होगा, इस सब की बात। न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन सम। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो अच्छे से न्यूक्लियर रीजन ही डिफाइन नहीं होता है। जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यानी पुराना प्रिमिटिव, उसमें न्यूक्लियर जो रीजन है ना वो ठीक से डिफाइन ही नहीं है, उसकी बातें करें जैसे बैक्टीरिया में। ठीक है ना, और सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉन्टेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। मतलब कि जो अच्छे से क्लियर, जैसे यहाँ पे आप प्लांट्स एंड एनिमल सेल में देख रहे हो ना कि बिल्कुल डिफाइन है भाई यहीं पे है, लेकिन उसमें डिफाइन नहीं होता कि यहाँ पे लगता है कि पूरा में जैसे साइटोप्लाज्म में ही पूरा मिला हुआ है। ठीक है ना, या अच्छे से क्लियर डिफाइन नहीं है कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे है। तो जहाँ जिसका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को अपने पास रखता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या हम समझते हैं, अब क्रोमोजोम क्या होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं इंसान में 23 पेयर क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम में जो 22 पेयर होता है उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक पेयर जो होता है उसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। यानी 22 जो पेयर होता है ना, उससे हमारा डिसाइड होता है कि हमारा आँख कैसा होगा, हमारे बाकी ऑर्गन कैसे होंगे, और एक जो पेयर होता है उससे डिफाइन होता है कि हमारा जेंडर कौन सा होगा। ठीक है, तो द न्यूक्लियर, देखो अब ये क्रोमोजोम कहाँ पे मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेंगे। और ये किस तरह आपको रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, रॉड की तरह दिखेगा, और ये आपको तभी विजिबल होगा जब सेल डिवाइड होने वाला होगा। ठीक है, और क्रोमोजोम के पास क्या होता है, मैंने बताया था ना 23 पेयर है। इन्फॉर्मेशन होता है इनहेरिटेंस का, कि पेरेंट्स का कैसे कैसे फीचर्स अगले जनरेशन में जाएंगे। किस फॉर्म में होता है, डीएनए के फॉर्म में होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोजोम किस किस चीज़ का बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरत होता है कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। डीएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन होता है जिससे कोई सेल बनता है, कैसे बनता है और कैसे ऑर्गेनाइज होता है, इन सब का इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर रहता है। अब जीन क्या है, देखो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, डीएनए कहाँ मिला, क्रोमोजोम में मिला। क्रोमोजोम किस चीज़ से बना है, डीएनए और प्रोटीन से मिला। क्रोमोजोम कहाँ है, न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस कहाँ है, आपको सेल्स है, सेल्स के अंदर बीच में मिलेगा। सेल्स के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस का दीवार क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलता है, डबल लेयर एक भित्ति है। क्लियर, इतना क्लियर है। चलो अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या आता है, डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन द सेल्स व्हिच आर नॉट डिवाइडिंग। डीएनए प्रेजेंट होता है एज ए क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन आपको ऐसे लगेगा, धागा का गुच्छा टाइप का आपको लगेगा। देखो क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंजल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये ऑर्गेनाइज होता है कैसे, क्रोमोजोम में। जब सेल डिवाइड तो क्रोमेटिन ही ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोजोम के रूप में। और मैंने आपको बताया था ना कि क्रोमोजोम तभी आपको विजिबल होगा जब ये सेल डिवाइड होने वाला होगा। न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेल डिवाइड में मदद करता है, मैंने बता दिया। अब ये अच्छे से थोड़ा समझिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट, मैंने बताया था अभी हमने इन्फॉर्मेशन एक डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें उनका न्यूक्लियस वाला जो रीजन होता है ना वो अच्छे से डिवाइड नहीं होता है।
तो जिनका डिवाइड नहीं होता वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होते हैं और उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसको न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। क्लियर ना। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स है वो इसी टाइप का है। तो ऑर्गेनिज्म जिसका सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डिफाइन नहीं होता है। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो दीवार है, वो अपने अंदर ही ना इंफॉर्मेशन रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह। तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन क्या कंटेंट करता है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, जिसको न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, मैंने बता ही दिया पहले ही। लेकिन इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज नहीं होते, इनके पास होता है। इसका जो साइज होता है ना बहुत छोटा होता है, 1 से 10 पिकोमीटर के बाद इसका थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके पास एक क्रोमोजोम होता है, इसका एक से ज़्यादा क्रोमोजोम है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, इसका बाकी सब कुछ एनिमल वगैरह, प्लांट वगैरह इसी का एग्जाम्पल है। अब देखो, अब मैंने बताया था ना साइटोप्लाज्म के अंदर जो बहुत सारे सेल्स के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो इसका बहुत सारे अगर है कंपोनेंट तो उसका सबका अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनियस वेसिकल बट नॉट विथ प्लास्टिड्स एज ए यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको क्या कि जो क्लोरोफिल होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में वो वेसिकल्स के साथ अटैच होते हैं। वेसिकल्स मैंने आपको पिक्चर में दिखाऊंगा ये। बट एक जो यूकैरियोटिक्स के अंदर जो प्लास्टिड्स प्लांट में आपको मिलेंगे, याद रखना। और यूकैरियोटिक प्लांट है। और इस जो वेसिकल की बात करते हैं ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो है तो प्रोकैरियोटिक मतलब उसके सेल्स के अंदर आपको क्या नहीं मिलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर भी तो क्लोरोफिल वाला एक्टिविटी होगा, तो ये वेसिकल्स के साथ एसोसिएट होता है। वेसिकल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर भी मिलेगा। अब हम साइटोप्लाज्म देख लिए, फ्लूइड कंटेंट है जो कि प्लाज्मा सबसे बाहरी, सेल वॉल के बाद सबसे बाहरी प्लाज्मा। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सबसे बाहरी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मिलेंगे। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। अब ये बहुत इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान से समझिए। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन हेंस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स अनटिल दे एंटर इन द लिविंग। इसलिए ना वायरस को बोलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग कब बोलते हैं? जब किसी लिविंग बॉडी में घुस जाता है वो। चलो, अब सेल ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का आपको दिखेगा। ये आपको स्मूथ दिखा और ये दिखेगा रफ। ये रफ और ये वाला पार्ट ये आपको स्मूथ दिखा ना, ये रफ। रफ याद कर लेना, सिंपल आर से रफ होता है ना। रफ का मतलब अगर उसमें राइबोसोम अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? रफ। सिंपल। स्मूथ क्या बोलेंगे भाई? उसमें राइबोसोम अटैच नहीं इसलिए स्मूथ। क्लियर ना। चलिए, तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको दो ही चीज़ याद रखना है। देखो, जो रफ वाला होगा इसका मतलब उसमें क्या अटैच है? रफ वाला है, उसमें क्या अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो काम क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? प्रोटीन को। भाई ये स्मूथ वाला क्या करेगा? दो चीज़ को, लिपिड और फैट को। लिपिड और फैट को क्या बुक करेगा? स्मूथ वाला। और वो रफ वाला क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। रफ क्यों नाम बोले? सिंपल सोचो ना, एक अलग चीज़ कुछ अटैच हो गया, राइबोसोम। और राइबोसोम अटैच हुआ, राइबोसोम का वैसे भी काम प्रोटीन सिंथेसिस ही था। राइबोसोम अगर अलग भी रहेगा ना तो प्रोटीन, ये राइबोसोम अगर अलग भी है ना तो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा। बट ईआर में लग गया तो भी वही काम करेगा ना। अब देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बट जो क्वेश्चन इसे पूछना चाहिए था ना, जैसे इस क्वेश्चन जो इसे पूछे, इस टॉपिक से जो पूछेगा वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। एंडोप्लाज्मिक दो प्रकार है, रफ और स्मूथ। रफ में क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस। रफ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें आर वर्ड का कोई चीज़ अटैच है, यानी राइबोसोम अटैच है। आप लाइसोसोम नहीं बोलते ना, सोम राइबोसोम। देखो, कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। बहुत सारे सीट है कुछ अपियर एज ए लॉन्ग ट्यूब। देखा ना, लंबा लंबा आपको दिख रहा था।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। और एक और चीज़ काम करता है, एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मतलब ये रास्ता है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करो, खासकर प्रोटीन। और कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करना है भाई, साइटोप्लाज्म के में तो और भी बहुत चीज़ है, सबके बीच करेगा, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच करेगा। और कहाँ ट्रांसफ़र करेगा कि आपको इसमें कन्फ्यूज याद रखना होगा भाई, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने चीज़ें वही ना वो प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह वो भेजेगा। क्लियर। उसके अलावा एक और इसका काम है, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के सरफेस पे होगी, ये उसका फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। ईआर के दो टाइप है, एक है रफ और एक है स्मूथ। रफ का मैंने काम बता दिया क्योंकि राइबोसोम अटैच है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। स्मूथ बता दिया क्योंकि इसमें कुछ अटैच नहीं है तो फैट लिपिड को करेगा। Some protein and lipid made by smooth help in building the cell membrane and processes membrane biogenesis। देखो कुछ प्रोटीन और लिपिड है ना जो कि स्मूथ के द्वारा बनाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड भी करते हैं। और इस प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड कर, ध्यान देना, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्ड करते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। और बायोजेनेसिस किस चीज़ में मदद करता है, बहुत सारे जो हमारे सेल्स के अंदर जो पॉइजन होगा ना, देखो हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग इन द लीवर सेल। ध्यान देना, क्योंकि देखो जहर वगैरह खाते हैं तो लीवर में ही जाता है, तो लीवर में जो जहर जाएगा उसको डिटॉक्सिफाई करने में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मदद करेगा। और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बनाता कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर ना। ये सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये देखो, ये है गोल्गी अपैरेटस, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देख रहे हो ना आप, ये इस टाइप का शेप आपको दिखेगा। ठीक है, ये इसमें एक नहीं आपको दिखेगा, बहुत सारे पैरेलल आपस में हैं, एक एक लाइन ऐसे 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 बहुत सारे। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलियो गोल्गी ने। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक, मेम्ब्रेन का सिंपल मतलब है ये अकेला नहीं है, इसके ऊपर एक दीवार ठहराई गई है और बहुत सारे पैरेलल है टू ईच अदर इन स्टैक्स। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। ऐसे 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 पैरेलल होंगे ना, उसको बोलते हैं सिस्टर्न्स। इसका मेन काम होता है स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। मतलब क्या काम है इसका, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको, और डिस्पैच करना। ठीक है, और सेल के अंदर और सेल के बाहर। और एक और चीज़, इसका काम लाइसोसोम बनाने में भी होता है, यानी गोल्गी अपैरेटस काम लाइसोसोम को बनाने में भी करता है। क्लियर। चलिए अगला क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का एक ही वर्ड याद रखना, सुसाइडल बैग। और जो सुसाइडल बैग होता है वो क्या करेगा, वेस्ट को डिस्पोज करने में मदद करेगा, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करेगा। इसको सुसाइडल बैग वर्ड याद कर सकते हैं। तो यानी लाइसोसोम से यही दो वर्ड याद रखे तो भी काफ़ी है, बट समझ लेते हैं जो भी बुक में दिया हुआ है कि दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है उसी से भरा पड़ा होता है ये। ठीक है ना, वेस्ट को डिस्पोज करता है। और तो यानी इससे क्या होता है, सेल को आप क्लीन कर देता है। जो भी सेल के अंदर कोई ऐसे चीज़ चला जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता रहता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम यही करता है। इसके पास बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ये ब्रेक कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। बिकॉज इफ द सेल गेट्स डैमेज ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म द लाइसोसोम में वर्स्ट एट इट्स एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। मतलब क्या होता है, अगर कोई सेल खराब हो गया तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा और वो सेल वहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा अपने सेल को भी, मतलब खराब वाला वहाँ नहीं रहेगा, खराब वाला ख़त्म हो जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर दिखाना जरूर था कि आपको देखो ये कैसा दिख रहा है। ये आपको कुछ ऐसा लगा कि इसमें भी पहले भित्ति वगैरह है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, दिखा ना माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सबसे पहले समझे याद रखना है,
पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। सेल्स का क्या बोलते हैं? इसको पावर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे समझो, पावर हाउस ऑफ द सेल एज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय, मतलब जो भी ज़रूरत होती है सेल को, जो भी एनर्जी, वो सेल को एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में देता है? एटीपी के फॉर्म में। यानी इसी को, एटीपी को क्या बोलते हैं? सेल्स का एनर्जी करेंसी। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, ये तो आपने देख ही लिया था। और जो आउटर मेम्ब्रेन है काफ़ी पोरस है, मतलब सामान अंदर से बाहर चला जाता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है डीपली फोल्डेड है इस तरह, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है ना। इसीलिए केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत सारे एटीपी बहुत को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रियन हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम सो देयर कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, मतलब इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। एक और चीज़ याद रखिए, अगर आपसे पूछेगा एक माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, ये डिजीज सिर्फ मदर से बच्चों में फैलता है, फादर से नहीं। याद रखिए, फादर से नहीं, सिर्फ मदर से बच्चों में फैलता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। अब देखिए प्लास्टिड्स, ये जो क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह देखते हैं, ये सब ये सिर्फ प्लांट में मिलेगा। जिस तरह हमने अभी देखा कि क्या देखा अभी, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मिलता है, सिर्फ से इसी तरह प्लास्टिड सिर्फ क्या मिलता है? ये भी प्लांट में मिलता है। दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर वाला प्लास्टिड्स होता है, ल्यूकोप्लास्ट मतलब वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्टिड जो होते हैं, क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है, प्रोटीन ग्रैनुलर्स को स्टोर करता है। सबका नाम है, स्टार्च को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? एमिलोप्लास्ट, ऑयल को एलियोप्लास्ट और प्रोटीन को एलियोरोप्लास्ट। ठीक है ना। बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर इसमें होते हैं जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। प्लास्टिड्स के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी प्लास्टिड्स के पास भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, ताकि ये अपना प्रोटीन खुद बना सके। अगला क्या है? वैक्यूल। ये देखो, ये है वैक्यूल। ठीक है। अब समझो, वैक्यूल एक स्टोरेज सैक्स है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट, एमिनो एसिड, शुगर यहीं पे स्टोर रहता है, कुछ प्रोटीन यहीं पे होता है। एनिमल्स, देखो याद रखना है कि एनिमल सेल में ये होता है प्रेजेंट। एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है, प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है ना। अब सिंपल समझो, क्योंकि ये देख रहे हो कि मेजॉरिटी जो कंपोनेंट होता है सेल का उसको ये स्टोर कर ले। अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें कुछ कुछ केस में, तो सेल का 50 से 90% जो वॉल्यूम होता है ना, वो वैक्यूल ही होता है। और एक और चीज़ याद रखना है, एनिमल सेल में क्या होता है? ये छोटा होता है, बट प्लांट सेल में बड़ा होता है। फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ऑब्वियसली मैंने बताया ना, क्योंकि ये मान लो फूल गया, अंदर फूल गया, तो सेल भी बड़ा दिखेगा ना, सेल बड़ा दिखेगा। फूड वैक्यूल फाउंड इन अमीबा भी मिलता है, ये फूड आइटम रखता है डेट अमीबा हैज कंज्यूम, मतलब अमीबा जो फूड आइटम को कंज्यूम करता है उसको वैक्यूल ही अपने पास रखता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फाउंड इन सम यूनिसेलुलर इन एक्सपेलिंग। सिंपल समझो ना, ये फूला हुआ है, कुछ में किसी किसी केस में ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा ना, या पचकेगा ना, यानी अंदर की चीज़ों को बाहर फेंकने का कोशिश करेगा। क्लियर ना। तो वैक्यूल क्या है? एनिमल में छोटा है, प्लांट सेल में बड़ा है। सेल का मेन जो वॉल्यूम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम इसी का रहता है। क्लियर। अगला टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब नया सेल बनता है। दो प्रकार के सेल डिवीजन, एक है माइटोसिस और एक मियोसिस। सबसे पहले समझो, एक चीज़ तो आपको पता है ना, माइटोसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन। डुप्लीकेशन मतलब एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होगा। एक सेल दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर बनाते हैं, मतलब एक सेल अपने बिल्कुल जेनेटिक आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएंगे। ठीक है ना। डुप्लीकेशन होता है। द टर्म माइटोसिस इज यूज टू डिस्क्राइब द डुप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम होता है, सिंपल। बट मियोसिस क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जो अपने क्रोमोजोम को आधा कर देता है। ये क्या क्रोमोजोम का आधा कर रहा था? नहीं, बिल्कुल आइडेंटिकल बना रहा था। दो है तो दो ही है,
बट ये अपने क्रोमोजोम का मतलब 4 को 2 कर दिया, ठीक है ना। और अब देखो, क्रिएटिंग 4 हैप्लॉइड सेल ईच जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट सेल दे गिव्स राइज टू देम। मतलब इसमें जो पेरेंट सेल से बिल्कुल मैच करता है, इसमें पेरेंट सेल से मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलो, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू वाला पार्ट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, देखो मैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को बिल्कुल ओरिएंटेड रख रहा हूँ एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। मैं कहने के लिए तो मैं सेल्स में और भी चीज़ें ऐड कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल एनसीईआरटी का जो आगे ज़्यादा करना होगा वो हम और किसी सीरीज में करेंगे, बट इसको मैं चाहता हूँ प्योर एनसीईआरटी रहने देने का। इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया है, चाहे किसी भी शुरू के 4 चैप्टर में ले लीजिए, 5वां चैप्टर हो गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया। जो डिमांड है, जो चैप्टर में जो दिया है वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपको पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।